नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव और सौदा आपका में सबसे पहले हमारा फोकस रहने वाला है कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर। देखेंगे किन लेवल्स पर होती है शुरुआत कमोडिटी बाजारों की और इन लेवल्स पर आपको क्या करना चाहिए बताएंगे कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट्स। साथ ही में जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया होगा 10:10 पर। राकेश बंसल की दमदार निफ्टी स्ट्रैटेजी थोड़ी ही देर में। स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन, छोटे शेयर कहां लगा रहे हैं, ऊंची छलांग आपको बताएंगे। एफएनओ बाजार की स्ट्रैटेजी बनाइए हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। नितेश ठक्कर के साथ एफएनओ बाजार की स्ट्रैटेजी, सुमित पगड़िया की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी थोड़ी ही देर में 10:30 बजे में ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और आपके शेयरों पर प्रकाश गावा की फटाफट सलाह 10:57 से और नतीजों पर टाटा पहुंच का मैनेजमेंट होगा सौदा आपका में इनसे करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले हम रुख करते हैं कमोडिटी बाजारों का। तो क्रूड और सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दिख रहा है पस्त। और क्यों है पस्त आपको बताते हैं। इराक ओपेक के तेल उत्पादन कटौती का हिस्सा नहीं बनेगा और इस बात का संकेत इराक के तेल मंत्री ने दे दिया है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमतों में हम गिरावट को बढ़ते हुए देख रहे हैं और ग्लोबल मार्केट में करीब 0.5% नीचे यहां कारोबार हो रहा है। इस बीच डॉलर 8 महीने की ऊंचाई पर है और डॉलर के इस स्ट्रेंथ से कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ रहा है। अगले हफ्ते फेडरल रिजर्व की बैठक है और इस बैठक से पहले सोने को हम नर्वस पड़ते हुए देख रहे हैं। इसकी चाल भी सुस्त पड़ गई है। ग्लोबल मार्केट में सोना और चांदी हल्की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। कॉमेक्स पर प्राइस चेक लें तो सोना $1265 और चांदी $17.5 के पास कारोबार कर रही है। यानी क्रूड, गोल्ड और सोना तीनों में ही नर्वसनेस है। एक वजह है डॉलर का स्ट्रेंथ, दूसरी वजह है फेडरल रिजर्व की एक अहम बैठक जो अगले हफ्ते होने वाली है। और इन सब के बीच हम इन तीनों कमोडिटीज में थोड़ा सा दबाव देख रहे हैं। एलएमई पर बेस मेटल्स भी छोटे दायरे में ही कारोबार कर रहा है। हालांकि डॉलर में बढ़त से रुपए पर दबाव बढ़ गया है। डॉलर के मुकाबले रुपया हल्की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। $1 की कीमत $66.90 के पास है। और अब इंतजार है घरेलू कमोडिटी बाजारों के खुलने का। किन लेवल्स पर होती है शुरुआत और इन लेवल्स पर आपको क्या करना चाहिए बताएंगे हमारे एक्सपर्ट। क्रूड पर नजर रखनी चाहिए और दिवाली की ठीक पहले सोने में जो हम इसके भाव में एक नरमी देख रहे हैं इस पर भी नजर रखेंगे। चांदी में भी सुस्ती है लेकिन देखते हैं किस तरह से शुरुआत होती है। क्रूड सबसे पहले रहेंगे आपके सामने। देखते हैं किन लेवल्स पर आज क्रूड एमसीएक्स खुल रहा है डोमेस्टिक बाजारों में। यहां पर दबाव 3,394 का भाव क्रूड एमसीएक्स में दबाव के साथ शुरुआत हो रही है आज क्रूड की। सोना आपकी स्क्रीन पर 29,849 के भाव के आसपास, ₹87 की कमजोरी। और यहां पर चांदी में हम हल्की सी मामूली सी बढ़त देख रहे हैं। 41,900 से ऊपर बना हुआ है लेकिन ज्यादा बड़ी मजबूती नजर नहीं आ रही है। नेचुरल गैस $202.60 के साथ खुलते हुए 0.5% की तेजी नेचुरल गैस एमसीएक्स में देखने को मिल रही है। कॉपर $311.85 के साथ खुलते हुए मजबूत शुरुआत बेस मेटल्स में कॉपर की हो रही है। एल्यूमिनियम में भी हम तेजी देख रहे हैं। $108.90 के साथ ओपन हो रहा है एल्यूमिनियम एमसीएक्स में कारोबार। और लेड आपकी स्क्रीन पर $133.45 के साथ लेड की शुरुआत। निकल $670.50 के साथ खुलते हुए और जिंक में भी मजबूती। तो सारे ही बेस मेटल्स को हमने देखा हरे निशान में शुरुआत करते हुए। एग्री कमोडिटीज में सोयाबीन की बारी सबसे पहले ₹5 की मजबूती 3,130 के साथ खुल रहा है सोयाबीन। यहां पर हम मजबूती के साथ सोयाबीन इंडेक्स को देख रहे हैं खुलते हुए। सरसों में भी तेजी है ₹5 की 4,554 पर। सरसों ग्वारसी 3,416 के साथ खुलते हुए ₹28 की कमजोरी है। हल्दी की भी आज कमजोर शुरुआत हो रही है स्पाइसेस पैक में। एक चेक जीरे का लेते हैं, इसकी शुरुआत कैसे हो रही है। तो जीरे में हम मजबूती ₹110 की देख रहे हैं। तो एग्री कमोडिटीज में मिली जुली शुरुआत है लेकिन बेस मेटल्स में हम देख रहे हैं दमखम। हालांकि क्रूड में है प्रेशर। और कमोडिटी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता और इंडिया निवेश कमोडिटीज के मनोज कुमार जैन। आप दोनों का ही स्वागत है। रूपा गुड मॉर्निंग। दिवाली से पहले हम फिर से सोने में देख रहे हैं कमजोरी और अगले हफ्ते फेड की मीटिंग का भी इंतजार रहेगा। आज क्या करने की सलाह देंगी सोने और चांदी में? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए बिल्कुल फेड की मीटिंग का बिल्कुल इंतजार रहेगा इन्वेस्टर्स को, लेकिन अभी जो ट्रेंड बन रहा है वो वीक है।
क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिछले पूरे वीक में हमने गोल्ड में लगातार गिरावट देखी है और इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं कि $1270 के नीचे मार्केट बना हुआ है। एक रेंज पकड़ी हुई है 1250 से लेके $1270 की। तो मुझे लगता है कि अभी रेंज बाउंड रह सकता है। और जहां तक आज के इंट्राडे की बात है तो आज सेलिंग की कॉल लेकर चलना चाहिए। अभी मार्केट जैसे ही ओपन हुआ है तो मुझे लगता है कि ऊपर में 29,980 के आसपास अगर प्राइसेस आते हैं तो वहां पर एक सेल का कॉल बनाना चाहिए। 30,100 का स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे और नीचे में एक्सपेक्टेड है कि 29,600 से लेकर 550 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। रूपा, इराक ने एक तरह से ओपेक से एकदम पल्ला झाड़ लिया है। क्या आगे क्रूड में हम देखेंगे कि और गिरावट बढ़ेगी, क्योंकि उत्पादन कटौती अब संभव होता नजर नहीं आ रहा है? देखिए, बिल्कुल क्रूड जो है वो जिस तरीके से अभी रिएक्ट कर रहा है हमने और हमने भी देखा कि $50 के ऊपर बाजार सस्टेन हुए हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से न्यूज निकल कर आ रही है उससे चलते अभी लग रहा है कि अगेन जो है एक प्रेशर बनते हुए हम फिर से देख सकते हैं। और डाउन साइड हम देख रहे हैं कि एक बार $48 से लेकर $46 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अभी जो है प्राइसेस $50 के ऊपर बने हुए हैं तो काफी अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। यहाँ से एक सेल कॉल बनाई जा सकती है 3400 से लेके 3420 की रेंज के बीच में और 3500 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए डाउन साइड हम एक्सपेक्ट करें कि नीचे में 3200 तक के लेवल जो है आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। रूपा, आपने गोल्ड में बिकवाली की सलाह दी है, क्या चांदी में भी इसे ही फॉलो किया जाए या चांदी में आपकी स्ट्रैटेजी कुछ अलग रहेगी आज के लिए? देखिए, आज के लिए चांदी में सेलिंग का ही कॉल रहेगा। 42,000 के ऊपर जो है चांदी को हम बेच कर चल सकते हैं। नीचे में 41,600 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बहुत ज्यादा गिरावट अभी हम एक्सपेक्ट नहीं करें क्योंकि आज बेस मेटल काफी पॉजिटिव लग रहे हैं। तो बेस मेटल में आज तेजी है, उससे चलते चांदी में गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन कम गिरावट रहेगी। इंस्टेड ऑफ कि गोल्ड जो है वो ज्यादा गिरता हुआ हम देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सेलिंग दोनों में ही बनाना चाहिए, गोल्ड और सिल्वर में, लेकिन लंबा टारगेट जो है वो गोल्ड में देखने को मिल सकता है और चांदी के अंदर 400 से 500 पॉइंट की गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। मनोज जी नमस्ते। आखिरी कमोडिटीज में आज आप कहाँ एक्शन देख रहे हैं? नमस्कार प्रियंका। आज हमारी जो रणनीति है वो बिकवाली की रहेगी। सोयाबीन में निचले स्तरों से थोड़ा सपोर्ट आया था, लेकिन हमारा मानना है कि ऊपरी स्तरों पर अभी भी दबाव देखने को मिल सकता है। जो मंडी में जो अराइवल्स है वो काफी अच्छी है और डिमांड उतनी अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। तो हमारा मानना है कि 3150 जो एक रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ पे फिर से जो है दबाव देखने को मिल सकता है। तो वहाँ पे एक बार बिकवाली की रणनीति रखना चाहिए 1 से 2 दिनों के लिए। और 3080, 3070 तक के स्तर जो है नीचे में देखने को मिल सकते हैं। 3180 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। दूसरी रणनीति होगी मेंथा ऑयल M6 अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में। वहाँ पे भी ऊपरी स्तरों पर जो है दबाव बनता हुआ दिख रहा है। तो हमारा मानना है कि 910 का वो स्तर होगा जहाँ पे बिकवाली करना चाहिए। नीचे में फिर जो है ये कमोडिटी अपने सपोर्ट स्तर 890, 892 तक जो है देखने को मिल सकती है। तो 892 का एक लक्ष्य रखे और 918 के स्टॉप लॉस से इसमें भी बिकवाली की रणनीति रखना चाहिए। तो 2 बिकवाली की सलाह दे रहे हैं आपको यहाँ पर मनोज जी। एक मेंथा तेल अक्टूबर वायदा में बिकवाली की सलाह और दूसरा इन्होंने दी है बिकवाली की सलाह सोयाबीन में नवंबर वायदे में है बिकवाली की सलाह। रूपा जी, बेस मेटल्स पर आज आपका व्यू क्या है और कौन सा बेस मेटल है जो आपको पसंद आ रहा है, आपकी रडार में है? देखिए, बेस मेटल के अंदर मुझे लग रहा है कि कॉपर अच्छा परफॉर्म कर सकता है यहाँ से, क्योंकि 308 रुपए का इसका नीचे में सपोर्ट बनता हुआ हम देख रहे हैं। उसको स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए कॉपर में बाइंग पोजीशन लेना चाहिए 311 से 312 के रेंज के बीच में और एक्सपेक्टेड है ऊपर में 318 तक के लेवल हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से निकल भी अभी लग रहा है कि एक रिकवरी आ सकती है। तो मुझे लगता है निकल में भी 670 के आसपास जो है वो बाइंग ले लेना चाहिए 650 के स्टॉप लॉस के साथ और ऊपर में हम एक्सपेक्ट करके एक बार 700 तक का लेवल हम देख सकते हैं। मनोज जी, डॉलर करीब 8 महीने की ऊंचाई पर है। डॉलर का ये स्ट्रेंथ जो है दिख रहा है और कई कमोडिटीज को पसंद भी नहीं आ रहा है। ऐसे में रुपए पर आपका नजरिया? रुपए में थोड़ी जो है कमजोरी देखने को मिल रही है। हमने देखा है कि एक डॉलर इंडेक्स में शार्प राइज जो है आते हुए देखा है और नेक्स्ट वीक फेडरल रिजर्व का मीटिंग भी है। हालांकि इक्विटी में जो फ्लोज हैं वो काफी अच्छे बने हुए हैं, लेकिन 2 चीजें जो काफी बड़ी कंसर्न है। तो क्रूड के प्राइसेस जो है $50 के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहे हैं। दूसरा, डॉलर इंडेक्स में काफी मजबूती देखने को मिल रही है। तो हमारा मानना है कि रूपी में थोड़ी और जो है कमजोरी देखने को मिल सकती है। जो इमीडिएट जो फ्यूचर है उसमें 67.10, 67.15 तक के जो स्तर एक बार देखने को मिल सकते हैं। तो अगर किसी को रणनीति करनी है तो USD INR में खरीदारी की करना चाहिए। 67.10 से 67.20 तक का एक बार लक्ष्य रख सकते हैं।
शुक्रिया आप दोनों का ही। मनोज जी और रूपा हमारे साथ थे। कमोडिटी बाजार के खुलते ही आपको लेवल्स उठा रहे थे। वैसे दिन भर कमोडिटी बाजार का ताजा अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल सौदा आपका में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का भी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, साथ ही राकेश बंसल होंगे हमारे साथ। उनसे समझेंगे निफ्टी में आप कैसे बनाएं दमदार स्ट्रैटेजी। बाजार की बात करें उससे पहले आपके लिए मौजूदा बाजार में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया जानने का। एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट अमित चौहान के मुताबिक खरीद की सलाह श्रीराम ट्रांसपोर्ट में। लक्ष्य ये देख रहे हैं 11 से 89 का, स्टॉप लॉस 11 से 44 पर लगाइए और खरीदिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट इंट्राडे के लिए। बाजार ने एक स्टेडी शुरुआत की और अभी हम इसे हरे निशान में जरूर देख रहे हैं, लेकिन कारोबार की अगर बात करें तो फ्लैट ही दिख रहा है। सेंसेक्स में करीब 28 अंकों की बढ़त है। निफ्टी बेहद मामूली सी बढ़त 5 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। मिड कैप अब लाल निशान में स्लिप कर गए और यहां पर हम देख रहे हैं दबाव आते हुए। बैंक निफ्टी में हमने एक शानदार बढ़त देखी थी, उन लेवल से थोड़ा सा नीचे आ गए, लेकिन अभी भी हरे निशान में है। करीब 100 अंकों की बढ़त यहां पर भी नजर आ रही है बैंक निफ्टी में। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस की तरफ है। ब्रॉडर मार्केट में अगर बात करें 1051 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं और 518 शेयरों में फिलहाल दबाव दिख रहा है। आगे बढ़ने वाले शेयरों में भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर, आईसीआईसीआई बैंक 2.5% से ज्यादा की मजबूती के साथ, अदानी पोर्ट्स, बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई में भी हम मजबूती के साथ कारोबार देख रहे हैं। गेल, बीपीसीएल, टाटा मोटर, डीवीआर भी कुछ ऐसे काउंटर हैं जो हरे निशान में हैं। मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स भी आज बढ़त के साथ कारोबार करते हुए। दबाव आ रहा है बाजार में। विप्रो, एचसीएल टेक दोनों ही आईटी के दिग्गज आज दबाव के साथ खुले हैं और दबाव बढ़ रहा है। आइडिया सेल्यूलर, एशियन पेंट्स, भारतीय एयरटेल में भी लाल निशान पर कारोबार। डॉक्टर रेड्डीज, इंडसइंड बैंक और बिंदु फार्मा और टीसीएस भी प्रेशर में दिख रहे हैं। सौदा आपका में आज मेरे साथ हैं आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल। गुड मॉर्निंग राकेश जी। निफ्टी में हम देख रहे हैं बहुत ही स्टेडी शुरुआत हुई है और अभी भी कोई खास एक्शन नहीं, फ्लैट है निफ्टी। आप क्या करेंगे अभी? गुड मॉर्निंग प्रियंका, निफ्टी जिस पैटर्न में घूम रहा है मुझे लग रहा है संभावना, काफी ज्यादा संभावना है आज या कल में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा। निफ्टी में 8728 ऊपर में क्रिटिकल लेवल है और मेरा ऐसा मानना है निफ्टी पे नजर रखनी चाहिए। 8728 के ऊपर निश्चित तौर पर प्रियंका निफ्टी को बाय करना चाहिए। एक्सपायरी का सप्ताह है, 8728 के ऊपर निकलेगा तो एक बड़ा ब्रेकआउट होगा। 8650 पे तब एक स्टॉप लॉस लगाएं। 8830 के लक्ष्य के लिए तब निफ्टी को बाय करना चाहिए और कोई एग्रेसिव ट्रेडर हो तो मौजूदा स्तरों पे भी निफ्टी को ब्रेकआउट से पहले बाय किया जा सकता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बैंक निफ्टी में ऑलरेडी हम 19,720 के ऊपर एक ब्रेकआउट देख रहे हैं। एंड प्रियंका, हिस्टोरिकली हमने देखा है जब भी एक्सपायरी के सप्ताह में कोई नया ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो 90% केसेस में वो ब्रेकआउट जो होता है अपने टारगेट्स को अचीव करता है। तो इसी एनालिसिस पे मैं कह रहा हूं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में मुझे लगता है एक्सपायरी से पहले एक बड़ी रैली की संभावना लगती है और बाय की सलाह दे रहे हैं निफ्टी में आपको राकेश। लेकिन आज एक राजनीतिक खबर जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय घमासान मचा हुआ है। खबरें आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी 2 खेमों में बंट चुकी है। इसी पर ज्यादा डिटेल्स के लिए बात करते हैं हमारे सीनियर एडिटर नीरज वाजपेयी से। नीरज जी, क्या है ताजा स्थिति? देखिए, ताजा स्थिति यह है कि पूरा लखनऊ इस समय अखाड़े में तब्दील हो गया है। मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के समर्थक और अखिलेश यादव के समर्थक आपस में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं कहीं झगड़े की खबरें भी आई, जहां मारपीट भी देखी गई है। भारी पुलिस बल उनको संभालने की कोशिश कर रहा है। वजह यह है कि कल जो दिन में घटनाक्रम हुआ था, अखिलेश यादव ने 4 मंत्रियों को बर्खास्त किया जिसमें शिवपाल भी थे।
आज की ताजा स्थिति है कि मुलायम सिंह यादव ने एक पार्टी बुलाई है मीटिंग, जिसमें एमएलए होंगे, एमएलसी होंगे, पार्टी के पूर्व मंत्री और सारे वरिष्ठ नेता होंगे, उसमें जिला स्तर तक के। ये मैसिव बैठक इसलिए बुलाई गई है कि आज एक अहम फैसला लिया जा सकता है कि क्या होगा आगे की स्थिति। अब जो सूत्रों से खबरें अलग अलग निकल के आ रही, कोई कह रहा है कि शायद अखिलेश यादव को ही पार्टी से निकाल दिया जाए, वो एक बड़ी विचित्र सी स्थिति बनेगी। इस बीच दूसरे खेमे से यानी अखिलेश यादव के खेमे से ये निकल के आ रही स्थिति कि वो अपनी नई पार्टी का आज ऐलान कर सकते हैं और वो एक अलग पार्टी के तौर पे चलेंगे। इस बात के संकेत जो कल का पूरा घटनाक्रम था उसी से दिख रहा था, क्योंकि दोनों तरफ से तलवारें खींची और मुलायम सिंह यादव ने यहां तक कह दिया कि जो बाप का नहीं हुआ वो बाद में क्या होगा, अखिलेश यादव के लिए कहा गया था। तो ये तस्वीर जो सामने निकल के आ रही, उसमें बहुत ही जिसको कहते हैं कि एक पार्टी टूट के कगार पे खड़ी, और अब कुछ घंटों की बात है जहां पे आपको इससे दिखाई पड़ेगा कि शायद पार्टी के दो फाड़ होंगे। अखिलेश यादव अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे और पुरानी पार्टी मुलायम सिंह यादव के साथ चलेगी। बिल्कुल दिख रहा है कार्यकर्ता जिस तरह से आपस में भिड़ रहे हैं, वहां पर एक अखिलेश यादव का खेमा बन गया है और दूसरा जो है उनके चाचा का खेमा बना हुआ नजर आ रहा है। इसमें फायदा किसका होते हुए दिख रहा है आपको नीरज जी? देखिए, इसमें नफा नुकसान का आकलन करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन एक जो स्थिति बन रही है उसको देखिए आप। अगर अखिलेश यादव को पार्टी से निकाल दिया जाता है तो तस्वीर क्या बनेगी? एक निर्दलीय मुख्यमंत्री है और समाजवादी पार्टी के विधायक उसके समर्थक हैं या उसको विधानसभा में उनकी बहुमत है। ये एक संवैधानिक सिचुएशन पैदा होगी जिसमें बहुमत साबित करना पड़ेगा अखिलेश यादव को। राम नाईक उनको बुलाएंगे कि चूंकि अब आप पार्टी से निकाल दिए गए तो आपको एक बार मत अपना साबित करना पड़ेगा। उस परिस्थिति को देखते हुए ही आपको याद होगा जब कल एक महत्वपूर्ण बैठक अखिलेश यादव ने करी थी तो उन्होंने 175 विधायकों से समर्थन लिखवा के दस्तखत करा लिए थे। यानी वो एक तरीके से ये दिखाना चाहते थे कि समाजवादी पार्टी के 175 विधायक 224 में से उनके साथ खड़े हैं और वो इस बात से मुतमईन है कि विधानसभा में अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो बहुमत साबित करेंगे। अब ये जो गेन और लॉस वाला है, ये थोड़ा सा भी इसमें वक्त लगेगा कि करवट किस तरफ बैठता है पूरी मामले की, क्योंकि पार्टी टूटेगी तो कौन किस तरफ जाएगा ये आकलन है। तो इसलिए अभी थोड़ा जल्दबाजी ये कहना कि कौन फायदे में रहेगा कौन नुकसान में। शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। साफ तौर पर लखनऊ में सियासत गर्मा गई है और राजनीति अपने चरम पर नजर आ रही है। दो खेमे में बढ़ चुका है समाजवादी पार्टी और सभी को इंतजार है कि नेताजी आज अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और बताएंगे कि क्या है उनका फैसला। इस खबर पर हमारी लगातार नजर रहेगी। लेते एक छोटा सा ब्रेक यहां पर। ब्रेक के बाद राकेश बंसल की ट्रेडिंग टिप्स लेकर आएंगे आपके लिए। मेरे साथ राकेश बंसल जी बने हुए। राकेश जी, बाजार के इस मूड को देखते हुए आपकी ट्रेडिंग टिप्स किन स्टॉक्स में है आज? प्रियंका बाई साइड पे रहेगा। पहला कॉल एक बाई कॉल का रहेगा। टाटा स्टील का एक बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है प्रियंका और रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। मेरा ऐसा मानना है टाटा स्टील एक स्ट्रांग बाइंग कैंडिडेट है मौजूदा स्तरों पर 419 के स्टॉप लॉस के साथ 465 के टारगेट के लिए। दूसरा बाई कॉल रहेगा बीपीसीएल पर। प्रियंका अगर आप देखें तो इंटायर जो पीएसयू ऑयल एंड गैस स्पेस है वो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं कर रहा है। स्पेसिफिकली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। बीपीसीएल का एक परफेक्ट टेक्निकल स्ट्रक्चर है नए लाइफ टाइम हाई बनाने का। 650 के स्टॉप लॉस के साथ बीपीसीएल को बाय करना चाहिए 705 के लक्ष्य के लिए। और लास्ट बाय कॉल रहेगा मदरसन सुमी का, जहां पर हम 330 रुपए के ऊपर एक बड़े चार्ट पर बड़ा ब्रेकआउट आते हुए देख रहे हैं। एक स्ट्रांग बाइंग कैंडिडेट है। इसके अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर और मोमेंटम इंडिकेटर्स भी देखने को मिला है। मदरसन सुमी को खरीदने की राय रहेगी 320 के स्टॉप लॉस के साथ 355 के लक्ष्य के लिए। तो 3 बाय कॉल राकेश जी की। मदरसन सुमी में खरीद की सलाह दे रहे हैं, बीपीसीएल में खरीद की सलाह और टाटा स्टील में भी है खरीद की सलाह। इसी के साथ धन्यवाद आपका राकेश जी, हमारे लिए आपने वक्त निकाला। लेते एक छोटा सा ब्रेक सौदा आपका में। ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे हर्षदा सावंत और उनके साथ जुड़ेंगे मितेशचक्कर.com के मितेश चक्कर और चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमित बगड़िया। एक्सपायरी हफ्ते की शुरुआत में सीमित दायरे में बाजार निफ्टी 8700 पर टिकने की कोशिश में। बैंक निफ्टी 0.5% मजबूत, लेकिन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम शेयर बना रहे हैं दबाव।
निफ्टी का टॉप लूजर बना विप्रो। तीसरी तिमाही के कमजोर गाइडेंस से हुई निराशा, नोमरा ने शेयर की रेटिंग घटाई। कमजोर नतीजों के चलते 5% टूटा माइंडट्री। मैनेजमेंट ने तीसरी तिमाही भी दबाव में रहने की आशंका जताई। ब्रोकरेज हाउस मक्वायरी ने दी रेटिंग घटाकर अंडर परफॉर्मर की राय। नतीजों से पहले आइडिया करीब 1.5% टूटा, मुनाफा 23% फिसलने की आशंका। वहीं कमजोर रह सकते हैं भारतीय इंफ्राटेल के नतीजे, शेयर लेकिन 3% ऊपर। वैनबरी में लगा 5% का लोअर सर्किट। महाराष्ट्र एफडीए ने डायबिटीज की दवा को गैर कानूनी तरीके से एक्सपोर्ट करते हुए पकड़ा। और रिलायंस जियो को इंटरकनेक्शन पॉइंट्स नहीं देने से खफा टीआरएआई। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया पर हर सर्कल में 50 करोड़ जुर्माने की सिफारिश। समाजवादी पार्टी में महाघमासान जारी। अखिलेश और शिवपाल के समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन। एसपी प्रमुख मुलायम सिंह की बैठक थोड़ी देर में। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सावंत और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन, जहां आप अपना ट्रेड लेने से पहले हमसे बात कर सकते हैं। 1800-209-7890 ये हमारा हॉटलाइन नंबर है, इस पर आप हमें कॉल करें या फिर आप व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। 7045220000 पर आप भेजें अपने सवाल। फटाफट बाजार की चाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। सीबीआई में ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 8,700 के आसपास फिलहाल निफ्टी कारोबार कर जरूर रहा है, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर लगातार दबाव दिख रहा है। सेंसेक्स भी 29 पॉइंट ऊपर, लेकिन आज बैंक निफ्टी में जबरदस्त एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। लगभग 95 पॉइंट ऊपर है ये इंडेक्स, लेकिन यह हफ्ता इंपॉर्टेंट है एक्सपायरी के लिहाज से। तो देख लेते हैं निफ्टी फ्यूचर्स में स्थिति कैसी है और क्या रोल ओवर की पोजीशंस होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये आपकी स्क्रीन पर आएगा। निफ्टी अक्टूबर वायदा करीब 1.5 पॉइंट के प्रीमियम के साथ ट्रेड करता हुआ साफ दिखाई दे रहा है और इस समय सिर्फ 16% तक का ही रोल ओवर होता हुआ दिखाई दिया है। जैसे जैसे हम एक्सपायरी के करीब बढ़ेंगे, जो थर्सडे को है, ये आंकड़े भी काफी बदलते हुए दिखाई देंगे। अब तक का एक्शन मैं आपको बता दूं, 8,700 के कॉल में हमने देखा है एडिशन हो रही है, लगभग 5 लाख शेयर जोड़े गए हैं। साथ ही साथ 8800 के कॉल में भी कुछ एडिशंस होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 8,700 के पुट में भी आप देखिए लगभग 3 लाख शेयर जुड़ रहे हैं। तो काफी रसाकशी चल रही है बुल्स और बेयर्स के बीच, ये फिलहाल स्थिति दिख रही है ऑप्शंस मार्केट में। लेकिन वायदे बाजार के एक्टिव काउंटर्स भी आपको बता दें ज्यादा हरकत कहां देखी जा रही है। बैंक निफ्टी आपको याद होगा 95 पॉइंट ऊपर है। कर्नाटका बैंक इनफैक्ट टॉप ट्रेड में शामिल, यहां पर काफी तगड़ा ओपन इंटरेस्ट एडिशन होता हुआ 20% तक का। टीसीएस में आज हम देख रहे हैं थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है, लगभग 3.5 से 4 लाख शेयर जुड़े हैं ओपन इंटरेस्ट में। आइडिया नंबर्स के पहले फिर से एक बार फिसलने लगा है और बड़ा ओपन इंटरेस्ट एडिशन यहां पर आता हुआ। मंदी के सौदे बन रहे हैं एक बार फिर, 40 लाख शेयर जुड़ते हुए। और ऑयल एंड गैस कंपनियों में गेल में तेजी की पोजीशंस दिखने लगी हैं, 4 लाख शेयरों का एडिशन यहां पर दिखाई दिया है। तो ये फिलहाल स्थिति है वायदे बाजार की। लेकिन क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, पहले निफ्टी के साथ शुरुआत करेंगे, आगे आपके सवालों के जवाब भी देंगे। हमारे साथ जुड़ गए हमारे जानकार मितेशठक्कर.com के मितेश ठक्कर और साथ ही वायदे बाजार की स्ट्रैटेजी समझेंगे आज सुमित बगारिया से। आप दोनों का ही स्वागत है। मितेश, कैश मार्केट में 8701 8,700 के हल्के से ऊपर हम इस समय ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेडर्स के लिए सलाह क्या होगी, क्योंकि 8,700 से 725 का जो बैंड है वहां पर काफी रेजिस्टेंस देखा है मार्केट ने, तो क्या साइंस है कि ये ऊपर की तरफ इसे तोड़ेगा, लांघेगा? हर्षिता, देखिए पिछले कुछ दिनों से निफ्टी का जो ड्रिफ्ट है वो ऊपर की तरफ है, परंतु एक स्ट्रॉन्ग अपमूव नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसी तरीके से धीमे धीमे आई थिंक ये इंडेक्स ऊपर बढ़ेगा। फिलहाल जब तक 8650 तोड़ता नहीं है तो व्यू पॉजिटिव रखें। और चूंकि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ है, बुल मार्केट का मूव नहीं लगता ये, आप इसमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाएं। तो 8680 8675 अच्छे लेवल जाएंगे निफ्टी में बाय करने के लिए, और 8650 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। और ऊपर में 8770 टू अबाउट 8780 ये लक्ष्य मुझे लगता है कि 4 से 5 दिनों में इंडेक्स छू सकता है। ओके, 8770 8780 के लेवल्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं और हर डिप पर खरीदारी का मौका ये फिलहाल
राय बन रही है मितेश की। सुमित, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं और कंसिडरिंग एक्सपायरी का हफ्ता है, क्या पॉसिबिलिटी है कि हम 8750 के करीब की एक्सपायरी दिखा पाए? गुड मॉर्निंग हर्षदा। वेल मोस्टली मितेश जी के और मेरे लेवल्स ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। निफ्टी अभी एक रेंज में चल रहा है, नीचे में 8650 और ऊपर में 8750। ये इधर साइड रेंज ब्रेकआउट आने के बाद ही हमको एक बड़ा अपमूव या बड़ा डाउन मूव देखने को मिलेगा। तो जब तक ये रेंज नहीं ब्रेकआउट होती है, फिलहाल चार्ट्स को देखते हुए, ट्रेंड को देखते हुए 8650 के एसएल से निफ्टी के अंदर बाय ही बन रहा है। 8680 8700 के बीच निफ्टी में बाय कर सकते हैं और छोटा सा टारगेट मैंने बनाया हुआ निफ्टी के लिए 8750 लेवल्स का। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट आ जाता है तो हमको 8800 तक के मूव्स देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक एक्सपायरी वीक है, वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, तो मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस से काम करना चाहिए और मेजरली यही बेटर होगा कि इंट्राडे व्यूज ही बना के चले निफ्टी के ऊपर, फिलहाल बाय में रहे। सेम इसी तरह बैंक निफ्टी थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग लग रही है निफ्टी के कंपेरिजन में, और बैंक निफ्टी में शायद हमको 20000 20100 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 19700 750 ये सही लेवल है बैंक निफ्टी में लॉन्ग करने के लिए, और 19500 के स्टॉप लॉस से और ऊपर में 20000 20100 के टारगेट होने चाहिए। ओके, तो इधर वेज इंट्राडे की पोजीशन 8750 के टारगेट के लिए रखनी चाहिए। डिप पर खरीदारी का मौका है, और अगर 8750 के ऊपर बाजार निकले तभी निकले बाजार में और मोमेंटम पकड़ता हुआ दिखाई देगा। याद रखिए, आज समाजवादी पार्टी की एक बहुत अहम बैठक है और वो शुरू हो चुकी है। इनफैक्ट इस समय अखिलेश यादव बोल रहे हैं, सुन लेते हैं क्या कहा जा रहा है। लेकिन नेताजी, आप ही ने सिखाया था हम लोगों को कि अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाना और षड्यंत्र के खिलाफ खड़े हो जाना। आज मैंने विधायक लोगों से कहा, सबसे लोग कह रहे हैं कि नई पार्टी बनेगी। मैंने कहा मैं नई पार्टी क्यों बनाऊंगा? लोग कहने लगे कि मैं नई पार्टी बनाने जा रहा हूं। ये कौन लोग हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं? मैंने कहा नेताजी, आपकी पार्टी है, मैं भी पार्टी में रहूंगा, तो मेरी जिम्मेदारी दूसरी भी है। अगर मुझे लगता है कोई साजिश कर रहा है और षड्यंत्र कर रहा है, तो कम से कम मुझे खड़ा होना पड़ेगा कि हाँ, ये साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं। देखिए राष्ट्रपति जी और तमाम नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि स्थापना दिवस बनने जा रहा है, और आप ही ने आशीर्वाद दिया था कि क्रांति रथ भी चलेगा, जो हमने रथ बनवाया था, और रथ भी चले और स्थापना भी है। तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा कोई और अच्छा काम नहीं हो सकता। सब राजनीतिक दल मैदान में है, सब राजनीतिक दल मैदान में है, कांग्रेस मैदान में है, बीएसपी के लोग रैली कर चुके हैं, और लोग सब कार्यक्रम अपने शुरू कर चुके हैं। आपकी पार्टी ने इतना काम किया है, हर वर्ग के बीच में काम किया है। आज तो विलेज में कोई नहीं कह सकता कि किसी वर्ग में काम नहीं हुआ है, और तमाम ऐसे फैसले लिए हैं जो देश के लिए उदाहरण बने हैं, देश के लिए उदाहरण बन गए। वो नेताजी, आपने शिलान्यास किया था वो सड़क जो सबसे बड़ी सड़क है, देश की सबसे बड़ी एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है। और जब आप शिलान्यास करने आए थे तो आपने कहा था कि मैं जब कभी भी कार्यक्रम में जाता हूं तो शिलान्यास के साथ साथ मैं उद्घाटन भी करता हूं। वो कार्यक्रम बना था 36 महीने का, आपने कहा कि नहीं, इसको 24 महीने में पूरा होना चाहिए, क्योंकि सरकार में हम उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन करने का मौका न मिले तो बताओ फिर किस बात का एक्सप्रेस वे है? और आपने 36 महीने से 24 महीने कर दिया, और फिर उस संस्था के लोग जब बात करने आए मंच पे तो उन्होंने कहा कि आप ही ने कहा कि 24 महीने नहीं 22 महीने में पूरा होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि आपने कहा कि 22 महीने में, मैंने वो सड़क आपके कहने के अनुसार 22 महीने में बनाने का काम किया है। और मैंने उस दिन हवाई जहाज में जब आप आ रहे थे सैफल से, तो मैंने पूछा था आपसे, बताओ क्या आप मेट्रो का उद्घाटन करोगे कि एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करोगे? आपको याद होगा आपने कहा था कि मैं दोनों के उद्घाटन करूंगा। आपकी मेट्रो भी बनकर के तैयार हो गई, और आपका एक्सप्रेसवे भी मैंने कहा कि आपके जन्मदिन के दिन, जो 22वां जन्मदिन है, तो 21 तारीख को मैं उसका उद्घाटन करना चाहता हूं। और मैंने अपने विधान मंडल से भी लेकर के दे दिया। तो जहां तक काम है शहर के लिए, गांव के लिए, हमने करने का काम किया।
चाहे वो समाजवादी पेंशन बांटनी हो, हमने बांटी है। आपने कहा था नेताजी, कई भाषणों में आपने कहा, आप जितने समाजवादी लोग हैं वो जानते होंगे, आपने कहा कि गरीब महिलाओं को साड़ियां मिलनी चाहिए। जो गरीब हमारी माताएं बहनें हैं, इनमें एक साड़ी रहती है, कब धोती है, कब पहन के आती है, नहीं पता लगता है। आपने कहा समाजवादी सरकार बनेगी तो 2 साड़ियां सरकार की तरफ से दी जाएंगी। वह सरकार में मुख्यमंत्री आपने बनाया, आप क्या आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बना है। और मैंने उसके बाद तय किया कि साड़ी बांटने का काम कैसे हो। बहुत सारे सुझाव आए, बहुत सारी व्यवस्थाएं। आदरणीय बलवान जी जानते होंगे, सिर्फ मंत्री थे विभाग के, लाने कितने लोग आ रहे थे और कह रहे थे कि साड़ियां हम सप्लाई करेंगे। मैंने कहा इसमें पता नहीं कैसा मामला बन जाएगा। अगर हम लाल रंग की साड़ी दे दें तो हमारी बहनें माताएं कहेंगी हमें लाल रंग की नहीं, हमें हरे रंग की साड़ी चाहिए। और अगर किसी को हरे रंग की साड़ी दे दी हमने, सरकार वो बांट दो, कहेंगे हमें हरे रंग की क्यों दे दी, हमें पीले रंग की चाहिए थी। ये झगड़ा लग जाता है, न जाने हमारी अच्छाई बुराई में बदल जाती। मैंने उस समय अधिकारियों से राय मशवरा किया, बहुत लोगों से मैंने सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि कुछ मत करो, कम से कम पेंशन दे दो उनको। और आज उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां पर 55 लाख महिलाओं को पेंशन दी जा रही है। और जितने विधायक बैठे हैं, जितने प्रत्याशी थे, जब विधानसभा के कार्यक्रम हुए थे, वो आप जानते होंगे कि विधानसभा में किस तरीके से जन सैलाब आपके सामने बैठा था और उपलब्धियों का आपने गुणगान किया था। आज हमारी पार्टी को छल थी इस बात की कि हम अंग्रेजी के खिलाफ, हम करोड़ों के खिलाफ हैं। हमारा पूरा चुनाव एक बार चला गया था इसी वजह से कि हमें तालिबान भी कह दिया गया था समाजवादियों को। मैंने घोषणा पत्र बना था, जगजीवन बाबू जी जानते होंगे। आप जगजीवन बाबू जी से पूछिए कितने लाख उन्होंने बनवाए थे घोषणा पत्र। जब मेरे सामने आया, मैंने कहा इससे सरकार नहीं बनेगी, कुछ न कुछ नया करना चाहिए। मैंने उस समय घोषणा पत्र को रोक दिया। मैंने आपसे कहा नेताजी मैं कुछ चीज जोड़ना चाहता हूं इसमें। आपने कहा जोड़ दो जो जोड़ना चाहते हो। मैंने उस समय लैपटॉप जोड़ दिया, उस समय एक्सप्रेस में जोड़ दिया, मैंने जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने वाला जोड़ दिया, रिक्शा जोड़ा उस समय, और हमने डेयरी को लेकर के सुविधा देने का काम भी जोड़ दिया मैंने। और ये बताओ, ये सब काम मैंने पूरे किए करे हैं, उसको जमीन पर उतारा है। और ये हमारे खिलाफ ये आरोप लगता था कि हम अंग्रेजी के खिलाफ वाले लोग हैं। आप जानकारी करो, 2011 नवंबर 22 जब जन्मदिन मनाया गया था, देश के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार में मैंने आपका ऐड डाला था, अंग्रेजी में डाला था, और कहा था ये उम्मीद की साइकिल और नेताजी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। बताओ, उम्मीद की साइकिल को देकर के लोगों ने पसंद किया और उसका परिणाम हुआ, आपको बहुमत की सरकार भी मिली। चाहे वो हमारे जहां से हो सकता हम लोग कर रहे हैं। मैं जानता हूं मैं कहां पढ़ाई कर रहा हूं, मैं जानता हूं मैं कहां पढ़ रहा हूं, इसकी मेरी कोई गलतफहमी नहीं है। मुझे इस बात की भी गलतफहमी नहीं है कि आपकी पार्टी है। मैंने पूरे कैबिनेट के सामने कह दिया था कि आपकी पार्टी है। अगर एक भी पार्टी का आदमी मुझे बोल दे कि मैंने कैबिनेट में नहीं इस बात को कहा, मैंने ये कहा ये पूरी 100% नेताजी की पार्टी है, मेरा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मैंने कैबिनेट के अंदर कहा था, अगर कोई मंत्री हो बता दे, नहीं कहा हो मैंने कैबिनेट में कह दिया कि हाँ ये पार्टी और सब कुछ आपका है। नेताजी कल प्रधान जी से मैं बात कर रहा था, प्रधान जी आए थे गांव से। आप सोचते होगी मैंने क्यों फैसला ले लिया इन मंत्रियों को हटाने का। कल प्रधान जी आए थे, मैंने पूछा उनसे, प्रधान जी से, वो चारों से भी मिलकर के आए थे प्रधान जी। और प्रधान जी से मैंने पूछा, ये बताओ प्रधान जी, मैं इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, नेताजी ने मुझे बनाया है और मैं बेटा हूं उनका, जाने ये हमारी किस्मत ही अच्छी है कि मैं नेताजी का बेटा हूं। मैंने कहा सरकार में रहते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि जो नेताजी ने घोषणा पत्र बनाया उसको मैं लागू करूं जमीन पर। मैंने जमीन पर लागू करने का काम किया। मैंने प्रधान जी से कहा कि मैं उनका बेटा भी हूं, अगर मेरी जिम्मेदारी अगर बेटे के हिसाब से जो बनती है वो मैं करूं कि नहीं करूं। प्रधान जी ने मैंने पूछा, बोला तुम्हें करना चाहिए। मैंने कहा नेताजी और हमारे खिलाफ, पार्टी के खिलाफ अगर कोई साजिश हो रही है तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा।
उसी समय मैंने फैसला लिया, उसी समय मैंने फैसला ले लिया, उसी समय मैंने एक भी नारा नहीं लगाना चाहिए, मेरी बात सुनो पहले। और मैंने उसी समय फैसला ले लिया कि मैं क्या करने जा रहा हूं। मैंने किसी को नहीं बताया। हमारे वो सैजिल इस्लाम में उनके पिताजी बैठे होंगे या सैजिल बैठा हुआ तो जानता होगा कि प्रधान जी बैठे थे वो हमारे साथ। मैंने प्रधान जी से कहा कि साजिश हो रही है, अगर सरकार जमीन पर मैंने काम उतारा है तो मेरी जिम्मेदारी है कि घोषणा पत्र को लागू करूं। मेरी दूसरी भी जिम्मेदारी है, अगर साजिश हो रही है तो उसके खिलाफ मैं खड़ा हो जाऊं। और इसलिए मैंने फैसला लिया, किसी चाचा से नहीं मैंने पूछा, मैंने आदरणीय रामगोपाल यादव जी से नहीं पूछा कि मैं हटाऊंगा कि नहीं हटाऊंगा। मैंने किसी दानिश चौधरी से भी नहीं पूछा कि मैं हटाऊंगा कि नहीं हटाऊंगा। इसलिए साजिश, मैं बता दूं साजिश क्यों हो रही है। मुझे आप प्रदेश अध्यक्ष हटा देते, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। आप मुझे कहते कि इस्तीफा दे दो, मैं इस्तीफा दे देता। और उस दिन 12 तारीख के दिन नेताजी आपने मुझसे कहा कि ये प्रजापति को तुम बचाते क्यों नहीं हो। मैंने कहा नेताजी मैं बचाऊंगा। अब बोले तुम मुख्यमंत्री, तुम चाहो तो बचा लोगे इसको। मैंने कहा नेताजी मैं मदद करूंगा। आपने कहा कि मुख्यमंत्री चाहेगा तो ही बच जाएगा। मैंने कहा प्रजापति मेरा कहना था मानता है। फिर आपका दोबारा फोन आया मेरे पास कि ये प्रजापति को हटा दो, राजकिशोर को हटा दो और कमाल अख्तर को हटा दो। नेताजी मैंने ये गलती की, कमाल अख्तर को मैंने रोक दिया, मैंने नहीं हटाया, और राजकिशोर और प्रजापति को मैंने हटा दिया, और प्रमुख सचिव खनन को मैंने हटा दिया। उसके बाद प्रजापति भागे दिल्ली आपके पास, और आपके पास गए, आपसे कहा कि ये दीपक सिंघल को हटाओ, ये बहुत बेईमान है। और मुझे याद है जब रामगोपाल चाचा का जन्मदिन था, मैं लंदन जाता था अपने परिवार के साथ, और मैंने कहा नेताजी आप जिसको मुख्य सचिव कराना चाहते हो बता दो। और मैंने कहा मैं लंदन जा रहा हूं, मैं छुट्टी लौट के आऊंगा तो जो बोलूंगा तो मैं कर दूंगा। मैं लौट के आया, मैं आप पूछ लो अधिकारियों से। आपने कहा दीपक सिंघल को बना दो। मैंने कहा दीपक सिंघल बन जाएगा मुख्य सचिव। मैं इस बात को जानता था मुख्य सचिव को हटाने का मतलब क्या होता है। और जब मैंने आपने हटाने का फैसला लिया, मैंने खुद फोन करवाया दीपक सिंघल को कि जाओ दीपक सिंघल तुम हट सकते हो, अगर नेताजी से हाथ पैर जोड़ लोगे तुम्हारी बहुत छवि खराब हुई है। तो मेरे नेताजी के पास दीपक सिंघल मिलने गए थे। आपने कहा दीपक सिंघल को दोबारा पोस्ट कर दो। मैंने कहा नेताजी अभी मैंने राहुल भट्टाचार्य बना दिया है, 10 दिन बाद में दीपक सिंघल को दोबारा बना दूंगा। बस यहीं पर नेताजी आपने बहुत कुछ कहा था उस दिन फोन पर। आपने पार्टी कार्यालय में कहा मुझे, जिस दिन 13 तारीख को आज चाचा ने इस्तीफा देने की बात कही मैनपुरी को, 14 में कहा, 15 तारीख को आपने कहा कि ऐसी तैसी हो जाएगी। मैं नेताजी यही समझता था कि आप जो कह रहे हो आप दिल से नहीं कह रहे हो। मैं यही समझता रहा कि वही आपने जो कह दिया मैं उसको ऐसे टाल देता था बात को कि नेताजी हैं, पिताजी हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उनकी पार्टी है वो कह सकते हैं। लेकिन उस दिन जो कुछ आपने कहा मुझे बहुत दुख हुआ उस दिन। और जब रामगोपाल चाचा का फोन आया कि नेताजी ने कहा कि तुम्हें हटा दो वहां प्रदेश अध्यक्ष से, मैंने कहा चाचा 1 मिनट मत सोचना, आप हटा देना। और हटने के बाद मैंने केवल इतना कहा कि मुझे चिट्ठी दे देना जिससे मैं हटूंगा। उन्होंने मुझे चिट्ठी दी और मैंने लोक मंत्री जी के व्यवहार छीने। मैंने छीने उनके व्यवहार, और मैंने इसलिए छीने क्योंकि 3 घंटे वहां अमर सिंह आपके पास बैठा था। अरे आप हटाना चाहो मुझे हटा दो, लेकिन अमर सिंह बताइए कहां से अपने घर से टाइपराइटर मंगा रहा था, कहता था चिट्ठी छपने में देर हो रही है तो उसको छापा जाएगा। मेरी चिट्ठी छापेगी, मैंने मेरी नाराजगी इस बात की है कि आप हटाना चाहे हटा दे। लेकिन अमर सिंह ने, आज के जमाने में ट्वीट होता है, रीट्वीट होता है, आप उनके अकाउंट से पता कर लो। उन्होंने कहा था कि अगस्त और अक्टूबर के महीने में उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव आएगा। आप दिल्ली में सबसे पूछ लो, आपके बहुत संपर्क वाले लोग हैं यहाँ जो बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, वो कह रहे थे नवंबर में अखिलेश नहीं रहेगा मुख्यमंत्री। ये अमर सिंह कह रहे हैं। मेरा आपसे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन आपके खिलाफ अगर साजिश होगी और आपकी पार्टी के खिलाफ साजिश होगी
तो मेरी मजबूरी है बोलना। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि रामगोपाल चाचा ने नहीं कहा था हटाने के लिए, मैं चाचा को भी इस बात से बताता हूँ। आप जो थानों को लेकर के झगड़ा था उनको मेरे कोई वो नहीं, मुझे कहते हम कर देते। नेताजी कोई रामगोपाल चाचा ने नहीं कहा था हटाने के लिए, मेरा अपना निर्णय था। प्रधान जी से आप पूछ लीजिए और इकराम साहब है उनके पिताजी से पूछ लीजिए। इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हालांकि मैं बोलता बाद में, क्योंकि बहुत सारे सवाल मेरे सामने खड़े होते, क्योंकि लोग जो सुनना चाहते थे मैंने कह दिया। मैं नेताजी आपकी पार्टी को आगे बढ़ाया, मैंने इस उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया मैंने, और मेरी जिम्मेदारी बनी है उत्तर प्रदेश को बढ़ाने की आगे। इसलिए मैं उस जिम्मेदारी को लगातार निभाता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम अभी अधूरे पड़े हैं, उन कामों को पूरा करना है। लोग मुझ पर उंगली उठाएंगे कि तुमने बड़ा दावा किया था कि देश की सबसे बड़ी रफ्तार से मेट्रो बनाओगे आप। मैंने लखनऊ की मेट्रो बना दी है और बहुत जल्दी आने वाली है। एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है, वो मैंने जल्दी के दिन आपको उद्घाटन करने के लिए कहा है। इसलिए मैंने कहा कि जो साजिश करेंगे सदन के उनके खिलाफ मैं बोलूंगा। इसलिए मैं अपने नेताओं से, अपने अध्यक्षों से, अगर मैंने कोई सीमा से बाहर जाकर के बात कर रही हूँ तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं इन बातों को लेकर के रख करके अगर कोई मुझसे कोई सवाल पूछेगा उसका जवाब मैं देने को तैयार हूँ। कि मुझे कैरियर मेरा अगर आपका कैरियर है, आपकी पार्टी है, तो मेरा भी कैरियर है, मैं भी बर्बाद हुआ हूँ। मैं कोई काम नहीं कर सकता। दूसरा, मैं कौन सा काम करूंगा? दूसरा, जिस ऊंचाई तक आपने पहुंचाया मुझे, हाथ देते तो मैं ऊंचाई से हट जाऊं, वहां से चला जाऊं कहीं और। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं मेरे खिलाफ क्या कहनी बोलते थे, मैं जानता हूं मेरे खिलाफ क्या कहनी बोलते थे। नेताजी आपको जो अपना वफादार लगे, जो आपको ईमानदार लगे, मैंने कई बार कहा हम लोगों से कि अगर तुम नेताजी के वफादार हो, नेताजी के प्रति तुम ईमानदार हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि नेताजी को ईमानदारी तो सच बताना होगा आपको। मैं तो पार्टी के तमाम लोगों से कहूंगा जो आपके दिन में हो, जो सच हो जमीन पर, वो नेताजी को जरूर बताना। चिट्ठी लेकर के बता देना चाहे, और चाहे उनसे मिल करके बता देना। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो, देश ने दिए जवाब। तो जैसे आपने सुना, अखिलेश यादव उस समाजवादी पार्टी की अहम बैठक में भावुक होते हुए उन्होंने ये साफ जरूर कहा है कि वो पार्टी को नहीं तोड़ना चाहते हैं, वो नई पार्टी नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने पिता मुलायम सिंह यादव पर कई सवाल उठाए हैं और ये भी कहा है कि उनको लगातार भड़काया जा रहा है। कुछ लोगों के उन्होंने नाम लिए, गायत्री प्रजापति, दीपक सिंघल, और जो भी उनके खिलाफ अखिलेश यादव ने एक्शन लिया था, उन्होंने ये साफ कहा है कि उनके पिता मुलायम सिंह यादव के कहने पर ही किया है। इनफैक्ट हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर आलोक जोशी। आलोक, बहुत ही भावुक सुनाई दिए अखिलेश यादव, जिस तरह से उन्होंने ये भाषण दिया है पूरी पार्टी के सामने। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्या ये खुली बगावत है या फिर एक अपील है मुलायम सिंह यादव के सामने कि उन्हें भड़काया जा रहा है और वो आंखें खोल के देखें कि पार्टी को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है? ये एक तरह से खुली बगावत भी नहीं है हर्षदा, और ये मुलायम सिंह यादव से अपील भी नहीं है, अगर आप सचमुच समझना चाहते हैं तो। क्योंकि एक तरह की स्क्रिप्ट है, मैं कल भी चैनल पे था तो मेरी बात हुई थी, मैंने कहा था कि एक स्क्रिप्ट है इस युद्ध में। दो पक्ष हो गए हैं, जिसमें एक पक्ष है अखिलेश यादव का और दूसरा है उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव का, जिसके साथ संयोग से इस वक्त मुलायम सिंह यादव भी खड़े दिख रहे हैं। तो मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव एक साथ दिख रहे हैं। अखिलेश के साथ उनके दूसरे चाचा रामगोपाल यादव नजर आते हैं। तो अखिलेश की लिखी हुई स्क्रिप्ट एक तरह से चल रही है और चीजें वहां जा रही हैं जहां वो ले जाना चाहते हैं। ये बैठक, जो आज की बैठक है, इसमें मूल रूप से ऐसा तैयारी थी कि अखिलेश यादव और उनके समर्थक नहीं जाएंगे, लेकिन कल शाम किसी वक्त इन लोगों की रणनीति बदली
और तय हुआ कि हम इस बैठक में पहुंचेंगे। और बैठक में पहुंचने का फैसला शायद इसलिए हुआ है कि अब इन लोगों को इस बात पर कोई शक नहीं रह गया है कि पार्टी के अंदर इनका बहुत बड़ा आधार है, बहुत बड़ा समर्थन है, और अगर इनको अपनी बात कहनी है तो वो पार्टी फोरम के अंदर जाकर कहेंगे, वहां अपनी ताकत दिखाएंगे और सामने वाले पक्ष को मजबूर करेंगे। जो बातें अखिलेश कह रहे हैं, जब से अखिलेश मुख्यमंत्री बने हैं जी, एक लगातार उनके हाव भाव में बात दिख रही है कि वो एक आज्ञाकारी पुत्र की भूमिका में दिखना चाहते हैं। वो अपने पिता के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलना चाहते हैं। आज भी उन्होंने काफी कुछ बोला जिसे जब आप बिटवीन द लाइन्स पढ़ेंगे तो वो सीधे सीधे मुलायम सिंह यादव पर आरोप की तरह नजर आएंगे कि गायत्री प्रजापति को मैंने आपके कहने से हटाया, बाकी मंत्रियों को मैंने आपके कहने से हटाया, दीपक सिंघल को भी मैंने आपके कहने से हटाया। इन सब के बारे में माना जा रहा था कि इनके हटाए जाने से नाराज होकर मुलायम सिंह ने शिवपाल सिंह के जरिए अखिलेश पर कार्रवाई करवाई थी। लेकिन आज ये इन्होंने, और सामने मुलायम सिंह बैठे हुए हैं जब वो बोल रहे हैं, तो अगर ये बात गलत होगी तो शायद इस तरह से नहीं बोली जाती जी। तो झगड़ा बड़ा हो गया है, झगड़ा अब लगभग वहां पहुंच गया है जहां से शायद वापसी संभव ना हो। तो अब आलोक, फिर सवाल यही आता है कि नई पार्टी बनेगी, इसके पूरे आसार दिख रहे हैं, भले ही अखिलेश यादव ये कहें कि मैं नई पार्टी क्यों बनाऊं। हाँ, मुझे ये नहीं लगता है कि अब नई पार्टी बनेगी। कल तक की, जैसा मैंने आपको अभी बताया, कल तक की इनकी समूह की, इनके साथियों की रणनीति थी कि हमको इस पार्टी से निकाल दिया जाए, इसका इंतजार करेंगे, जैसे रामगोपाल जी को निकाल दिया गया जी। और उसके बाद शायद आज अखिलेश यादव को भी निकाल दिया जाता, क्यों, अगर वो वहां नहीं पहुंचते। लेकिन अगर अखिलेश यादव वहां पहुंच गए हैं और समर्थक उनके ज्यादा हैं, तो किसी तरह ये संभव नहीं है कि वहां प्रस्ताव पारित करके अखिलेश यादव को पार्टी से निकाल दिया जाए। तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया पार्टी के अंदर अगर चल रही है या उसका आडंबर भी चल रहा है, तो अखिलेश यादव को पार्टी से निकाला जाना आज संभव नहीं हो पाएगा। और ऐसी स्थिति में पार्टी पर, संगठन पर अखिलेश यादव की पकड़ मजबूत होगी। आप जो बाहर हंगामा देख रहे हैं, कुछ देर पहले लखनऊ में अपने मित्रों से बात की मैंने जी। तो मुझे ऐसा पता चल रहा है कि आज पार्टी के दफ्तर पर अखिलेश यादव के समर्थकों का कब्जा हो जाएगा। पार्टी पर, उसके संगठन पर, उसके दफ्तर पर ये लोग अपनी पूरी पकड़ बना लेंगे। अब ये इस तैयारी से चल रहे हैं। नई पार्टी अगर किसी को बनानी है तो वो दूसरे पक्ष को शायद बनानी पड़ जाए। अब ऐसे में आलोक, क्योंकि आपने कहा और अखिलेश यादव का हमेशा से यही स्टांस रहा है कि वो एक आज्ञाकारी पुत्र के तौर पर जनता के सामने आए, वहां पर थोड़ी सी रिबेलियन की बू आ रही है, उसके साइंस दिखने लगे हैं। ऐसी स्थिति में दोनों बाप बेटे के समीकरण अगर बदल रहे हैं इलेक्शन से ठीक पहले, ये समाजवादी पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है फिर? समाजवादी पार्टी के लिए बहुत गंभीर चुनौती है। और लेकिन अगर आप अखिलेश यादव की नजर से देखें और अखिलेश के आखिरी 2 मिनट के भाषण को याद करें, जो उन्होंने अंतिम बातें कही, वो ये हैं कि पिताजी आपने मुझे यहाँ पहुंचा दिया है, आप कह रहे हैं आपकी पार्टी, आपका करियर अगर बर्बाद होगा तो मेरा क्या बचेगा? मुख्यमंत्री बनने के बाद, इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद मैं दूसरा क्या कर सकता हूं? तो वो एक इमोशनल अपील करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूं जो अप्रत्याशित है, मैंने बहुत समय इंतजार किया, बहुत कुछ सहा, अब बर्दाश्त के बाहर हो गई हैं चीजें, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। और वो आपने देखा कि पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर, आलोक, मैं आपको रोक रही हूँ, इस बीच शिवपाल यादव बोलने लगे हैं, सुन लेते हैं। की भी जरूरत पड़ेगी और निकालेंगे भी। माननीय नेताजी, आपका लंबा, इस पार्टी को बनाने में बहुत लंबा संघर्ष है और आपके इस संघर्ष की वजह से आज जो पार्टी इस स्थान पर पहुंची है, आपके संघर्ष की वजह से इस पार्टी पहुंची है। और हम जानते हैं यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं, नेताजी के साथी हैं, उनका भी बड़ा योगदान है। और हम बताना चाहता हूँ इस पार्टी बनाने में नेताजी के साथ रहकर के
मेरा भी बड़ा सहयोग है। मैंने भी नेताजी, आपको तो याद होगा, मुख्यमंत्री का जन्मदिन 1972 में हुआ था और 72 से हमने समाजवादी पार्टी में काम करना शुरू किया था। आपके साथ मैंने 72 में ही काम शुरू कर दिया था और जहां तक आपको नेताजी पता होगा, उस जमाने में गाड़ियां नहीं हुआ करती। उत्तर प्रदेश इलेक्शन से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में महाघमासान मचता हुआ। इस बीच आप सुन रहे थे मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव ने अपने पिता पर काफी आरोप लगाए और उन्होंने ये साफ कहा कि जो भी बड़े डिसीजन लिए गए थे लोगों को पार्टी से निकालने के, पार्टी में रखने के, उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव के कहने पर ही लिए गए थे। बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि यहां से आगे क्या डेवलपमेंट होता है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव एक तरफ, अखिलेश यादव दूसरी तरफ, और आज दिन के अंत तक पता लगेगा कि समाजवादी पार्टी की यहां से आगे की परिस्थिति क्या रहेगी। अखिलेश यादव ने तो कहा है कि वो नई पार्टी नहीं बनाएंगे, लेकिन यहां पर समीकरण हर मिनट, हर सेकंड बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिस पर सभी की नजरें बनी रहेंगी और वहां से सारे अपडेट्स आपके लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल इस बीच वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लेंगे। ब्रेक में जाते जाते आपको बता दूं, बैंक निफ्टी में जबरदस्त तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। मार्केट पर भी आगे नजर होगी। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान में है, लेकिन कंसोलिडेशन का मूड नजर आ रहा है। सेंसेक्स में हम करीब 42 अंकों की बढ़त पर कारोबार देख रहे हैं। निफ्टी में 7 अंकों की मामूली बढ़त है। बेहद फ्लैट मिड कैप में 8 अंकों का दबाव है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी के सबसे ज्यादा आगे बढ़ने वाले स्टॉक्स में शामिल है। 116 अंकों की शानदार बढ़त के साथ बैंक निफ्टी में कारोबार हो रहा है। अगर ब्रॉडर मार्केट पर नजर डालें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस की तरफ है। 1033 शेयर है जो आगे बढ़ने और उनके मुकाबले 555 शेयरों में फिलहाल दबाव दिख रहा है और आगे बढ़ने वाले शेयरों में नाम शामिल है आईसीआईसीआई बैंक, अदानी पोर्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, बीपीसीएल, टाटा मोटर्स। ये तमाम काउंटर्स हैं जिनका सपोर्ट बाजार को मिल रहा है। बात करते हैं गिरने वाले शेयरों की और इसमें विप्रो सबसे आगे। विप्रो में जबरदस्त दबाव जिस तरह का गाइडेंस कंपनी ने दिया, इसके बाद यहां पर दबाव। एचसीएल टेक भी आज दबाव के साथ कारोबार कर रहा है। आइडिया सेल्यूलर एशियन पेंट्स में भी दबाव ही देखने को मिल रहा है। साथ ही जी एंटरटेनमेंट भी सुबह से दबाव के ही घेरे में। भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक, टीसीएस, एचयूएल और डॉक्टर रेड्डीज में भी हम गिरावट के साथ कारोबार अभी तक देख रहे हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। प्रकाश जी, निफ्टी में आप किस तरह का एक्शन देख रहे हैं, क्या करने की सलाह देंगे? कह सकते हैं कि गुड मॉर्निंग टू यू कि निफ्टी में अपर रीजन्स में सेलिंग प्रेशर है। एक अपमूव दिखाई देता है बैंक निफ्टी में, लेकिन यहाँ पर इतना स्ट्रांग नजर नहीं आता। दो अप है लेकिन अपर रीजन्स में निफ्टी में सेलिंग है, तो यहाँ पर तालमेल निफ्टी और बैंक निफ्टी में है नहीं। तो आई थिंक ये रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा आज। ओके, और आज के बाजार में आपकी ट्रेडिंग पिक्स कहाँ है? अडानी पोर्ट्स मुझे काफी हद तक अच्छा लगता है। इसमें अपमूव ऑन है। अपर रीजन पे जो टारगेट है 298 to 300 के, वहां तक जाने की पूरी संभावना है। स्टॉक होना चाहिए 283 का। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है मुझे वो है आई थिंक टेक महिंद्रा। यहाँ पर सर्टली अपमूव है, बहुत बढ़िया बेस बना है परसों 3 दिनों से। आज का मूव भी एक एनकरेजिंग मूव है। टेक महिंद्रा का जो टारगेट है 450 का है। मुझे लगता है 1-2 दिन लग सकते हैं, लेकिन 450 जाने की पूरी कोशिश करेगा टेक महिंद्रा। स्टॉप होना चाहिए 423, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स हैं। ओके, सो 2 कॉल्स यहाँ पर प्रकाश गाबा जी की। एक टेक महिंद्रा में खरीद की सलाह दे रहे हैं आपको प्रकाश गाबा, और दूसरी कॉल इनकी आपकी स्क्रीन पर लाते हैं। दूसरी कॉल है इनकी अदानी पोर्ट्स में खरीद की सलाह। और अब वक्त है स्टॉक्स फटाफट का। मुंबई से ईशान का सवाल। कमिंस इंडिया के 100 शेयर होल्ड करते हैं, 820 रुपए की खरीद रही है, 30 रुपए 70 पैसे का मुनाफा पर शेयर उठा रहे हैं। मेरे ख्याल से इनको एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 840 का और वहीं पर होल्ड करना चाहिए। अगर ये ब्रेकआउट मिल जाता है ऊपर 865 से
तो एक अच्छी तेजी कोई 900 रुपए की भी आ सकती है, इसीलिए होल्ड कंपनसेट। इंदौर से स्मिता, औरबिंदो फार्मा के 20 शेयर हैं इनके पास और इनकी खरीद का भाव 800 रहा है। क्या करना चाहिए औरबिंदो फार्मा में? बस वहीं पर एक स्टॉप लगाइए 804 या 800 पर होल्ड कीजिए। यहाँ पर ऐसी जगह पे औरबिंदो फार्मा शायद यहाँ से एक अपमूव मिल सकता है। 840 का एक लेवल है, उस पर ध्यान दीजिए। जब भी वो क्रॉस हो जाएगा तो 870 880 का लेवल देख पाएंगे। होल्ड। फरीदाबाद से श्याम, JBF के 250 शेयर 239 की खरीद है। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए करीब 245 का। अपर रीजन में जो टारगेट है 280 से 300 के नजर आ रहे हैं। दिल्ली से सुरेंदर, जस्ट डायल के 1374 शेयर है, 440 रुपए की खरीद है। एग्जिट, अब भी मुनाफा मिलता है, अब भी ले जाइए। अगला सवाल प्रभात रंजन का, दिल्ली से अनंत राज के 165 शेयर हैं इनके पास, 61 रुपए 58 पैसे की खरीद। नथिंग टू वरी, होल्ड। स्ट्रक्चर के हिसाब से एक अपमूव मिल सकता है यहाँ पर। टारगेट ऑन द अपसाइड 70 से 80 हो सकते हैं। स्टॉप लगाना पड़ेगा 48 का। होल्ड अनंत राज। करनाल से हर्षित कौर, GMR के 100 शेयर 14 रुपए 22 पैसे की खरीद। एग्जिट होना चाहिए। स्ट्रक्चर के हिसाब से GMR में जरूर एक वीकनेस है, कुछ स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही। होल्ड कीजिए या एग्जिट कीजिए, लेकिन मेरे ख्याल से एग्जिट इज द बेस्ट। उदयपुर से गिरिराज दवे, SBI के 500 शेयर 250 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए 260 का। अपर रीजन पे टारगेट 270 to 280, वक्त लग सकता है। होल्ड। संबलपुर से संजय कुमार, रिको ऑटो 100 शेयर है इनके पास, 65 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 62 का। अपर रीजन पे टारगेट 80 के आसपास। ये ब्लू स्काई टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है रिको ऑटो। दिल्ली से राजेंद्र गुप्ता, रोल्टा के 100 शेयर 65 रुपए की खरीद। बल स्टॉप लगाना चाहिए इनको 59 का। होल्ड कीजिए। अपर रीजन में जो टारगेट है अराउंड 73 के आसपास, एग्जिट कर सकते हैं रोल्टा। पाटन से नितिन, टाटा मेटालिक्स के 250 शेयर 445 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए अराउंड 400 का। अपर रीजन पे टारगेट बिटवीन 450 to 500, एग्जिट। भिलवाड़ा से संजय भूरा, केशोराम के 1000 शेयर है इनके पास, 165 रुपए की खरीद है। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 174 का। लॉक इन करने के लिए प्रॉफिट अपर रीजन पे करीब 225 की उम्मीद कर सकते हैं केशोराम। मुंबई से मुदित, टाटा स्टील 20 शेयर 450 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए करीब 375 का। अपर रीजन में टारगेट 500 के करीब, लेकिन वक्त लगेगा। होल्ड टाटा स्टील। मुरादाबाद से अविनाश शर्मा, इंडिया सीमेंट के 1000 शेयर 145 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, बस जिनकी कॉस्ट है वहीं पर एक स्टॉप लगाइए। अपर रीजन पे टारगेट 170 to 180। अहमदाबाद से मकरंद जी का सवाल है, IRB इंफ्रा 100 शेयर 235 की खरीद है। होल्ड करना चाहिए, 225 का स्टॉप लगाइए। टारगेट करीब 300 के आसपास। कोटा से निमेश, लक्ष्मी विलास बैंक के 100 शेयर होल्ड करते हैं, 150 रुपए की खरीद रही है। स्टॉप लगाइए अराउंड 142 और होल्ड कीजिए। अपर रीजन पे टारगेट 170 के आसपास। भोपाल से कविता मिश्रा, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल 1000 शेयर 150 रुपए की खरीद है। होल्ड करना चाहिए, 140 का स्टॉप होना चाहिए। टारगेट ऑन द अपसाइड 180 से 200। मैं डिस्क्लोज करना चाहूंगा, ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है। और इसी के साथ स्टॉक फटाफट में हमारी घड़ी यहीं रुकती है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, सौदा आपका में। ब्रेक के बाद टाटा स्पॉन्ज के MD GP देशपांडे से होगी नतीजों पर बात। बाजार में हम देख रहे हैं हरे निशान पर कारोबार हो रहा है। सेंसेक्स में करीब 36 अंकों की बढ़त बनी हुई है। निफ्टी 4 अंकों की बढ़त के साथ है। अब एक तरह से कंसोलिडेशन का मूड हावी हो रहा है। मिड कैप में 14 अंकों की हम गिरावट देख रहे हैं, तो वही बैंक निफ्टी में करीब 100 अंकों की बढ़त पर कारोबार हो रहा है। ब्रॉडर मार्केट पर अगर नजर डालें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस की तरफ अभी भी है। 1033 शेयर है जहां हम बढ़त के साथ कारोबार देख रहे हैं, हम हरे निशान में देख रहे हैं। तो वहीं इसके मुकाबले 554 शेयर
शेयर हैं जो अभी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। और निफ्टी में बढ़त कहां से आ रही है, वो स्टॉक्स जो सपोर्ट कर रहे हैं निफ्टी को, उसमें नाम शामिल है आईसीआईसीआई बैंक का। अच्छी खासी बढ़त, हम सुबह से लगातार आईसीआईसीआई बैंक को देख रहे हैं, बढ़त के साथ है, बाजार को सपोर्ट कर रहा है। इसके साथ ही अदानी पोर्ट्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, भारतीय इन्फ्राटेल में भी बढ़त पर ही कारोबार हो रहा है और इनका सपोर्ट बाजार को मिल रहा है। बीपीसीएल, टाटा मोटर डीवीआर, गेल, मारुति सुजुकी, ये कुछ काउंटर्स हैं जिनका सपोर्ट बाजार को अभी फिलहाल मिलता हुआ दिख रहा है। अब शुरुआत करते हैं अपने दर्शकों के सवालों के सिलसिले को। पहला सवाल नायगांव से भावजीत साइकिया का है, व्हाट्सएप के जरिए भेजा है सवाल। दो स्टॉक्स पर सवाल पूछ रहे हैं। एक है अशोक लेलैंड, 200 शेयर होल्ड करते हैं, 94 रुपए 40 पैसे की खरीद है। दूसरा एनएफएल, 300 शेयर है, 34 रुपए 56 पैसे की खरीद है। प्रकाश जी, इन दो स्टॉक्स पर आपका व्यू, अशोक लेलैंड और दूसरा स्टॉक एनएफएल। अशोक लेलैंड का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से बेसिक जो करेक्शन था अब वो खत्म हुआ, अब वो उसका शुरू हुआ है, तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। हाँ, इनकी कॉस्ट थोड़ी हाई है लेकिन नथिंग टू वरी, 100 का लेवल अशोक लेलैंड में देख पाएंगे। रही बात नेशनल फर्टिलाइजर की, यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन है करीब 32 के आसपास, तो ये स्टॉक भी एक होल्ड है। अपर रीजन पे टारगेट 40, 38 to 40 वो नजर आ रहे हैं, वक्त लगेगा लेकिन होल्ड है यहाँ पर भी। तो एनएफएल, अशोक लेलैंड दोनों पर होल्ड की सलाह प्रकाश जी की। अगला सवाल पूछने के लिए औरंगाबाद से विपिन मेरे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। नमस्ते विपिन जी, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैडम, मेरे पास जीएसएफसी के 200 शेयर है 73 रुपीज से, और सिप्ला के 475 के 50 शेयर। तो इसका क्या करूं, होल्ड करूं या कैसे? ट्रेडिंग के लिए लिया है या लंबी अवधि के लिए विपिन? मैंने एक्चुअल मैडम लंबे अवधि के लिए ही लिया है। ओके, और सिप्ला में बहुत अच्छा मुनाफा भी हो रहा है, इनको 103 रुपए 50 पैसे पर शेयर मुनाफे पर सिप्ला में बैठे हुए हैं विपिन जी। और जीएसएफसी में भी 25 रुपए 10 पैसे का इनको मुनाफा ही मिल रहा है। प्रकाश जी बताइए, ये मुनाफा जो दिख रहा है, क्या इन्हें बुक करना चाहिए अभी या फिर इंतजार करना चाहिए? और इसमें इंतजार करना चाहिए। जीएसएफसी का जो टारगेट है काफी अच्छा है, 890 जोन्स पर एक ब्रेकआउट मिला है, उनको वहीं पर एक स्टॉप लगाना चाहिए। अगर टर्न हो जाता है तो लॉक इन हो सकता है। मुझे लगता है इसका टारगेट जीएसएफसी का 115 के आसपास है, तो अगर मुनाफा बुक करना है तो वहां पर बुक कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक था इनका सिप्ला। सिप्ला का स्ट्रक्चर के हिसाब से 550 जोन्स पर एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है जहां जरूरत थी। इनको अगर स्टॉप लगाना है तो 550 या करीब 560 का स्टॉप लगाइए। अपमूव ऑन है, टारगेट ऑन द अपसाइड 650 के आसपास नजर आते हैं, तो मेरे ख्याल से सिप्ला भी एक होल्ड है। सिप्ला और जीएसएफसी दोनों पर प्रकाश गावा दे रहे हैं होल्ड करने की सलाह। लेते एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं, कुछ और अपने दर्शकों को शामिल करेंगे, उनसे स्टॉक से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे होंगे प्रकाश गावा। आगे वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका, और नासिक से सुशील जी का सवाल हमें व्हाट्सएप के जरिए आया है। सुशील का सवाल है, प्रभात डेयरी पर 500 शेयर ये होल्ड करते हैं, 133 रुपए में इन्होंने खरीदारी की थी, फिलहाल 8 रुपए पर शेयर के नुकसान पर बैठे हुए हैं। प्रकाश जी, प्रभात डेयरी आपको टेक्निकल चार्ट्स पर कैसा दिखता है? मुझे लगता है प्रभात डेयरी को होल्ड करना चाहिए, अच्छा बेस बन चुका है, एक ब्रेकआउट की जरूरत थी, ब्रेकआउट भी मिल चुका, अब यहाँ पर एक पॉज मोड पर है, इनको होल्ड करना चाहिए। टारगेट मुझे कुछ 155 से 160 के नजर आते हैं, बिटवीन 150 और 160 ये टारगेट नजर आते हैं, वहां तक जरूर जाएगा लेकिन थोड़ा वक्त लग सकता है प्रभात डेयरी में। देवघर से तुषार कांति सिन्हा जानना चाहते हैं एचएफसीएल में क्या करें। 400 शेयर हैं इनके पास एचएफसीएल के, 23 रुपए 35 पैसे की इनकी खरीद रही है, फिलहाल 60 रुपए 60 पैसे पर शेयर नुकसान। बेसिक स्ट्रक्चर तो यहाँ पर साइडवेज का है, स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, इनको एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी, वो रहेगा 14 रुपीज पर, और इंतजार कीजिए, अगर 20-22 रुपया चला जाता है तो वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। कभी कभी इसमें अच्छा अपमूव मिलता है ऑन द लॉन्ग साइड, उसका एडवांटेज लेकर निकल सकते हैं, लेकिन फिलहाल स्टॉप लगाना जरूरी है एचएफसीएल। और इसी के साथ प्रकाश गाबा जी, आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे इस खास शो के लिए। सौदा आपका में मुझे भी दीजिए यही इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद देखिए कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में ममता मिश्रा के साथ। नमस्कार।